अच्छा, ये भी ऐसी चीज है ठंड में भूल जाए, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल्क स्ट्रेस है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो किसके बराबर होती है? वो सिंपली होती है चेंज इन प्रेशर के बराबर। तो बाहर से फोर्स लगाने पर कितना प्रेशर में चेंज आया। ठीक है, अच्छा बाहर से प्रेशर लगता है तो क्या हो जाता है? कोई भी बॉडी है वो स्क्वीज हो जाती है, हाँ श्रिंक हो जाती है। श्रिंक तो वर्ड सबके लिए आ जाएगा, ये तो खैर जो है वो इलोंगेशन हो जाएगा इसका। कोई भी चीज है दबाया श्रिंक हो गई, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, इम्प्लोड। बाहर की तरफ अगर अंदर से बाहर लगेगा तो एक्सप्लोड हो जाएगी, ठीक है, और बाहर से अंदर की तरफ लगेगा तो इम्प्लोड हो जाएगी, अंदर की तरफ जो है वो स्क्वीज होगी। तो बस ये सब आसान आसान चीजें हैं, याद रखनी है आपको। चलिए, ये वाले तो क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। ये वाले क्वेश्चन तो आपने काफी किए हैं स्ट्रेस निकालने के। ये वाला जरा एक निकाल के देखते हैं। तो सपोज इसी में दे दूं, बनाइए आप लोग अलग। फोर्स लग रहा है ऐसे 37 डिग्री पे, फोर्स है 100 न्यूटन, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें दोनों बताइए, सिग्मा एल भी बताइए, सिग्मा एस भी बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? ये देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस कल पढ़ लिया था। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा शियर या टेंजेंशियल, तीसरा बल्क वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? अलोंग द लेंथ फोर्स लगाते हैं। शियर में क्या है? टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं। और बल्क में क्या है? कोई वॉल्यूम वाली चीज है उसके बाहर से फोर्स लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही है F/A, लेकिन इसमें फोर्स कौन सा चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल वाला चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वाला फोर्स कौन सा होगा बताइए? लॉन्गिट्यूडनल वाला फोर्स ये वाला होगा ना, ऐसे, हाँ, और हॉरिजॉन्टल वाला ये वाला होगा। तो ये हो जाएगा 100 cos 37 और ये हो जाएगा 100 sin 37। बस, तो यहाँ पे 100 cos 37 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? sin 37 क्या होता है? हाँ, ये 37 है तो ये 3, ये 4, ये 5, तो हो जाएगा 3/5। तो हो जाएगा 3/5 करिए, 100 इंटू 3/5, 5 से कट गया 20, 20 या 60, तो ये आ गया 60, डिवाइडेड बाय एरिया कितना लिया? 1, तो क्या हो गया? 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? इसका 100 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्लियर? चलिए जल्दी से उतारिए। अब हो गया है प्रेशर चेंज होकर के 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल।
ठीक है, चलिए तो बल्क स्ट्रेस निकालिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस हम लोगों को अब नहीं लेना है, स्ट्रेस हो गया खत्म। अब हमें जो नई चीज लेनी है दैट इज स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेन। हाँ। स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के बारे में लिखिए क्या होता है। स्ट्रेन इज ratio of change in configuration and original configuration। ठीक है, फिर से वही सारे डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। क्या क्या बनाया था, ये हो गया। तो अब देखिए मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे क्या हुआ, ये मान लीजिए पहले इसकी लेंथ कितनी थी, L थी। अब ये मैंने जब इस पे फोर्स लगा दिया, फोर्स F, तो इसकी लेंथ डेल्टा L और इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, स्ट्रेन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? E से, स्मॉल e से। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मैंने वर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, यानी जो भी चेंज आएगा, यहाँ पे लेंथ का चेंज आया है तो लेंथ हो जाएगा। चलिए और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है, साथ के साथ नाम भी लिखते चलो। वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलिए अब शियर स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, या टेंजेंशियल स्ट्रेन। क्या हुआ, ये मैंने कोई बॉडी ली और इस पे फोर्स लगाया, F, टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं शियर में। तो इस बॉडी का क्या हुआ, इसका ये हो गया। ठीक है, फोर्स लगाया तो वैसे बेंड हो गया।
तो इस बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आया है वो ये आया है। कलर चेंज करो, ये मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स चेंज आ गया, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ थी ये एल थी, चेंज जो आया वो डेल्टा एक्स आया, तो shear स्ट्रेन हो जाएगी ES will be equal to डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। चलिए सिंपल है। हो गया, चले आगे। अच्छा, इसको हम थीटा में भी डिफाइन करते हैं, तो थीटा में डिफाइन कर लेते हैं, बना लिया हो तो। जब ये बेंड हो जाएगी तो यहाँ पे एंगल मान लेते हैं, थीटा बेंड हो गया है, तो ये एंगल ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये रेशो बताइए जरा सा, डेल्टा एक्स अपॉन एल किसके बराबर है, इसमें बताओ है? हाँ 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो ये थीटा, तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमको लेना नहीं, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, इसके बराबर हो गया नहीं हो गया। 10 थीटा इज इक्वल टू कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वही तो लिख दिया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो ये बात और पता चली कि shear स्ट्रेन जो होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। चलिए वेरी गुड। अच्छा, एक चीज आपको पहले मैं शायद बता चुका हूं, नहीं अगर बताया तो फिर से याद रख लेते हैं। यहाँ थोड़ी जगह बनानी है तो इसको छोटा करके ऊपर कर देते हैं। देखिए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा एंड साइन थीटा आर इक्वल टू थीटा, हम लिख सकते हैं। लिखिए इस बात को, अगर थीटा बहुत छोटा है, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री, तो हम tan थीटा और साइन थीटा की जगह सीधे थीटा लिख सकते हैं, ओके। एंड cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, and cos theta can be written as equal to 1. ठीक है, गुड। तो ये हमेशा याद रखिए। और थीटा यहाँ पे किस में आएगा, रेडियन में आएगा, पाई वाली वैल्यू में। मान लीजिए 1 डिग्री, ये जो थीटा है 1 डिग्री चेंज आया, मैंने कहा 1 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। रेडियन में कन्वर्ट कर दो ना इसको। कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बोलिए होता है नहीं होता। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, हो गया कन्वर्ट, बस। ठीक है, नहीं पता था तो इसको लिखिए, पता तो था लेकिन बस दिमाग में क्लिक नहीं।
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, इसको EL लिख देते हैं, ES। अब हमारा रह गया बल्क स्ट्रेन। तो बल्क स्ट्रेन में क्या होगा, कोई 3 डायमेंशनल हमने बॉडी ली और मान लीजिए यही ले लेते हैं फिर से, ये रही, ओके, फिर एक और ले ली, फिर इसको अंदर कर दिया, इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, अब प्रेशर लगाया, बाहर से प्रेशर लगाने पे पहले वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम पहले V था। अब क्या हो गया, ये स्क्वीज कर गया, इतना स्क्वीज करने पे इसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो जाएगा ना शीदान, या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो बल्क स्ट्रेन EV क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम ले रहे हैं, हमेशा लेंथ में चेंज नहीं लिया जा रहा। लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ लिया, इसके अंदर भी शेयर में भी आ गया लेंथ, लेकिन वो एंगल में भी कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। लिख लिया, तो बस ऐसी सस्ती हल्की फुल्की चीजें हैं जो आपको करनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेस भी खत्म हो गया, स्ट्रेन भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, नया टॉपिक है, दैट इज हुक्स लॉ। दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ लिख लिया। क्या कहता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस, जो दोनों चीजें हमने पढ़ी हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहता है, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा देता है, क्या, अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है बताओ, कोई बताएगा? इसको पार करते ही बियॉन्ड विच जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। प्रॉपर्टी इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जब तक आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। कल इलास्टिक के बारे में इतना लंबा डिस्कशन किया था, ठीक है? तो उस वक्त तक ये लॉ फॉलो करता है, अप टू इलास्टिक लिमिट। अच्छा, इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो क्या लग जाएगा, इक्वल का साइन लगाना होगा, लेकिन एक कांस्टेंट लगाना होगा। कांस्टेंट जो होता है वो कैपिटल E से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी, स्ट्रेन की यूनिट तो बताई नहीं आप लोगों ने किसी ने, क्या होगी बताओ? प्रधान क्या है स्ट्रेन की? तुम बताओ सागर। कुछ नहीं, इसने बताया तुमने।
पड़ोसियों की हेल्प कर रहे हो हैं? ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो क्या लिमिट होगी? कोई यूनिट नहीं होगी। ऊपर नीचे लेंथ, यहाँ ऊपर नीचे वॉल्यूम, कोई यूनिट लेस। लिखो इस बात को, यूनिट लेस स्ट्रेन, यूनिट लेस। और ई की क्या यूनिट हो जाएगी? ई की सेम यूनिट, सेम एज सिग्मा, स्ट्रेस वाली यूनिट होगी। ठीक है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है जो लगे कि कोई बहुत कॉन्सेप्ट बता दिया, बट ये है। अब इसका ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ तो बना ही देंगे आप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? बोलिए। स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। यही तो एक चीज सीखी है सर अभी तक हम लोग। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, इधर लेंगे स्ट्रेस, इधर लेंगे स्ट्रेन, और ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? दिस इज स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ई। यहां पर ई है ना स्लोप। बोलो। हाँ भाई मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तुम बताओ कहां से पता चला कि ये जो है स्लोप है ई? बोलो। सिग्मा के अपॉन में हम स्मॉल कर देंगे तो इक्वल्स टू आ रहा है। रेशियो यहाँ पे पता है कि रेशियो होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस, ये इंटरसेप्ट। इन लिखो इसको, इंटरसेप्ट कहाँ पे ये काट रहा है, और ये m होता है स्लोप। ठीक है, m होता है स्लोप। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे काट रहा है? ये y एक्सिस को 0 पे। देखो 0 पे काट रहा है, नहीं काट रहा? इसीलिए c की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पे 0 हो गई। अब इससे मैच करो, y हो गया सिग्मा, m हो गया e, x हो गया स्मॉल e। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच करेगा ही करेगा अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर यही कट कर रहा होता, यहां से मान लो यहां से कट कर रहा होता, तो ये इंटरसेप्ट होता सी। ठीक है, तो कोई वैल्यू होती इसकी, क्योंकि सिग्मा एक्सिस पे कर रहा है तो मान लेते हैं सिग्मा नॉट। ठीक है, तो फिर 0 पे नहीं कट कर रहा होता, तो फिर इस सी की जगह क्या आता? यहाँ पे आता सिग्मा नॉट भी साथ में। ठीक है, तो ये सी जो है, सी वाला फैक्टर जो मैंने यहां लिखा था, ये सी वाला फैक्टर सिग्मा नॉट होता। ये अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। मिटा दूं ये जो बाद में मैंने लिखा है, ये सिग्मा नॉट वगैरह आप लोगों को अपने उसके लिए, मेमोरी के लिए लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, तो ये है हमारा हुक्स लॉ। यहाँ पे हुक्स लॉ भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए गुड। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आ गया, हुक्स लॉ भी आ गया। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। ये दो मटेरियल है, ये मटेरियल नंबर 1 है, ये मटेरियल नंबर 2 है। ये इनका हुक्स लॉ का ग्राफ बना हुआ है। देखो ई के साथ नेगेटिव चार्ज लगाने की आदत है। हाँ, तो इसमें ये पूछा है कि किसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। या कम है। मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है, तो E1 इज इक्वल टू E2 ऑप्शन में दिया हुआ है। E1 इज ग्रेटर देन E2,
E1 is less than E2 E1 and E2 has different relation. Second option. बोलिए। ये E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब स्लोप। तो जो लाइन जितनी खड़ी होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 2, स्लोप 1 tan थीटा 1। इसका मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा ये बना रहा है, ये tan थीटा 1 हो गया। और ये वाला एंगल जो है वो थीटा 2 हो गया, इज इक्वल टू tan थीटा 2 हो गया। तो हमें मालूम है थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। 0 पे 0 होती है, फिर उसके बाद बढ़ाते जाइए, 90 पे इंफिनिटी के करीब पहुंच जाती है। तो यहां से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो। किसी को डाउट इसके अंदर? चलो डाउट नहीं है तो ऐसा करता हूं, मैं सेम ग्राफ बनाता हूं। इस बार मैंने उल्टा कर दिया। अब बताओ 1 and 2 अब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 E2, E1 is greater than E2, E1 is less than E2। बोलिए। नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई है। पता है जब स्मॉल ई बढ़ेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा इसमें, और स्मॉल ई इसमें बढ़ रहा है E1 में, तो मॉडुलस इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। सेकंड वाले में कम है तो मॉडुलस इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई। यस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो पहले वाले केस में ई ज्यादा बढ़ रहा है या सिग्मा ज्यादा बढ़ रहा है? छोड़ो, सिंपली ये समझिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ये बताया था। c तो हो गया 0। यहाँ पे y क्या है? यहाँ पे y e है, और यहाँ पे x सिग्मा है। ठीक है ना? और मुझे रिलेशन किसमें चाहिए? बोलिए। मैं इसको y लेता हूँ, इसको x लेता हूँ, उल्टा कर दीजिए। वो सिग्मा और x में चाहिए, तो क्या कर दूंगा? x इज इक्वल टू 1 अपॉन m y। ये रिलेशन बन गई। यहाँ पे ये क्यों बनाई? क्योंकि मुझे सिग्मा और ये y जो है वो e है ना, इसके बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहां से देखिए इनवर्स हो गया इसका, यानी ग्राफ के कोऑर्डिनेट आपने उल्टे कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। जो सिग्मा की तरफ यानी स्ट्रेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार इनवर्स में आ रहा है ना। हाँ, तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1।
बनाइए, जैसे समझ में आ रहा वैसे करिए, दोनों तरीके हैं। इससे करना चाहे इससे कर लीजिए। ई की वैल्यू कोई भी एक लाइन खींचिए, ये वैल्यू होगी ई की। ई की वैल्यू कांस्टेंट सिग्मा किसका ज्यादा है, दोनों ई की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट हो गई, ये डिनोमिनेटर बराबर, तो सिग्मा किसका ज्यादा है, सिग्मा इसका ज्यादा है ना, जो सिग्मा ज्यादा होगा वो ई ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा किसका, E2 का, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, E2 ज्यादा हो जाएगा। दूसरे वाले ग्राफ का सिग्मा ज्यादा है और E सेम है, तो क्या हो जाएगा, E2 ज्यादा हो गया ना, न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर सेम है। चलिए सोचिएगा, अगर नहीं समझ में कोई कंफ्यूजन है। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग इनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसका रेशो निकालते हैं। बस यही सब है इसके अंदर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या हो जाएगा बताइए, सिग्मा अपॉन ई। तो सिग्मा की वैल्यू क्या थी, एफ अपॉन ए, और ई की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एल अपॉन एल, यही थी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जल्दी से बता दिए, एल ऊपर चला जाएगा, तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा, ये फॉर्मूला बस। इसका एक नाम है, नाम आपने जरूर सुना होगा इस पर्टिकुलर के लिए, यंग्स मॉडुलस। अब आपको लग रहा होगा ऐसी ऐसी चीजों से हम लोग डरते थे, तो ये जब चीज नहीं पता होती तो डर लगता है। हो गया, क्या नाम है इसका, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे यंग, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया तो इसका नाम हो गया यंग्स मॉडुलस। चलिए इसी तरीके से शेयर मॉडुलस निकालिए, क्या हो जाएगा जल्दी से, फॉर शेयर, शेयर का दूसरा नाम क्या है, टेंजेंशियल। ठीक है, तो ई, अच्छा यंग्स मॉडुलस को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्पेशल नाम है तो स्पेशल सिंबल भी है y। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, यंग्स मॉडुलस की, वही मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर इनवर्स का। चलिए शेयर या टेंजेंशियल मॉडुलस, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर वाले को, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला हो गया, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूले में एफ अपॉन ए और डेल्टा एक्स अपॉन एल था, तो एल ऊपर चला गया और डेल्टा एक्स नीचे आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया,
एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो इसको लिख दीजिए G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं, एफ अपॉन ए टेन थीटा बोलिए भाई ये किसके बराबर है? ये टेन थीटा के बराबर ही तो है, तो इसकी जगह टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एफ अपॉन ए इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा और थीटा दोनों बराबर होता है। चलिए बल्क मॉडुलस का अपने आप लिख करके बताइए वॉल्यूम के लिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर बल्क, क्या हो जाएगा? इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें शियर स्ट्रेस, वो सॉरी बल्क स्ट्रेस किसके बराबर थी? डेल्टा पी के चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इंटू, इसका नाम क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ठीक है। बस इसके साथ एक साइन नेगेटिव और लगा देते हैं पहले से, क्योंकि वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है और मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए हम लोग पहले से नेगेटिव इसमें लगा के रखते हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले यही हमारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, किसी का ताल्लुक डेरिवेशन वगैरह से नहीं। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, अगर मैं 1 अपॉन बीटा लिखूं तो क्या बन जाएगा? ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी, ये हो गया नेगेटिव साइन भी। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी। कोई चीज कितना कंप्रेस हो सकती है। अगर k की वैल्यू कहीं पे 0 आ रही है, इसका मतलब वो चीज कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल। हो गया? चलिए एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं। ये मेरे पास फिर से कोई रॉड है, उसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, मास है 10 kg,
डायामीटर है, वो सॉरी एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इधर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इधर भी फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो बताइए कि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200, ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो बताइए चेंज इन लेंथ क्या होगा? जल्दी से बताइए जल्दी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिए और उसमें वैल्यूज देखिए, सारी पुट कर दीजिए, जो बचेगा वो आएगा। आ गया? क्या आया? 5। चेंज इन में लेंथ 5 कर लिया। हाँ, कितना आया? रीचेक कर लिया। हाँ, 5 मीटर, 10 मीटर की लेंथ 5 मीटर कैसे चेंज हो सकता है कि मैंने कैलकुलेट किया है। कितना आया फैज? 5 मीटर। अच्छा, हो सकता है भैया आ रही हो। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा। ठीक है, ये कितना है? 200। एरिया कितना है? 1। फोर्स कितना है? 100। 100 ही होगा ना, इंटू एल कितना है? 10। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे से दूसरे कटा, तो 2/10 आया। 5 कहां से हो गया? 0.2 मीटर हुआ। बोलो। अरे एक मिनट। यस मैंने, हाँ, डेल्टा एल जो है वो नीचे आएगा ना। ओके दैट्स राइट। तो ऐसा करते हैं, ये हम इसको इधर ले गया, एरिया को, फोर्स को नीचे लाया, लेंथ को नीचे लाया, है ठीक है। तो ये हो गया 1/डेल्टा एल। ओके, तो यस, अरे ये तो बहुत ज्यादा खींच गई है। डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 मीटर। यस राइट। (200 into 1 divided by 100 into 10). ठीक, ओके गुड, यही आ रहा है। चलिए, सबका यही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैंने रफ डाटा ले लिया और लाइट का नीचे ही है। फिर से लेते हैं एक और नोट। ये भी 10 मीटर की है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है
20 न्यूटन। ठीक है, ओके। यहाँ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन। चलिए, तो बताइए टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगी इस रॉड में। अच्छा, यंग्स मॉडुलस इसका जो है तो इसमें एक चीज और लेनी चाहिए थी। यंग्स मॉडुलस तो दिया नहीं। ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 5 मीटर, और यंग्स मॉडुलस इसका भी 200 मेगा पास्कल है। मास 10 kg। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों में डेल्टा एल अलग अलग निकालेंगे, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि सेम रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है तो उसका यंग मॉडुलस पूरा का पूरा सेम होगा। तो निकालते हैं डेल्टा L1, क्या हो जाएगा, y = f/a इंटू L/डेल्टा L। तो यहाँ से आ गया डेल्टा L = f इंटू L/a इंटू y। चलिए, फोर्स पहले वाले पे बताइए कितना आया, फर्स्ट वाले पार्ट पे 50, पहले वाले पार्ट में 50 न्यूटन लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स भी 50 होगा। तो 50 इंटू लेंथ कितनी है 2 मीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस 200 मेगा पास्कल यानी 10⁶, और एरिया वही ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 प्लस L1 आ गया, L2 निकालिए, डेल्टा L2। इस बार फोर्स कितना है सेकंड वाले में बताइए। इधर लग रहा है 50 न्यूटन और 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो कितना यहाँ पर फोर्स नेट लगेगा 40 न्यूटन। ठीक है ना, 40 इंटू लेंथ कितनी है 3 मीटर डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁶ इंटू 1। अब आ जाइए डेल्टा L3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना लगेगा
इधर तो ये वाला ही ले लिए तो 20 लग रहा है, वरना इधर भी देखिए 50 उधर लग रहा है, 20 और 10 30 इधर लग रहा है, तो नेट 20 बचा। तो 20 इंटू लेंथ कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1, ये तीनों निकाल के ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसने ऐसे ही किया था। Yes, sir. हो गया, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये रॉड है, ये 0.1 मीटर लंबी है, ये 0.2 मीटर लंबी है, ये 0.15 मीटर लंबी है। इसका यंग्स मॉडुलस है, फर्स्ट वाली का, ये फर्स्ट है 2.5 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। इसका यंग्स मॉडुलस है दूसरी वाली का, ये अलग अलग मटेरियल से बनी होंगी और आपस में वेल्ड कर दी गई होंगी, 4 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। थर्ड वाली का है 1 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। ठीक है, एरिया है 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। इसमें 10 kg का मास लटकाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, लिखिए फाइंड द शिफ्ट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड rods and point. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड rods and point। यानी ये वाला कितना नीचे आ गया, ये वाला कितना नीचे आ गया, ये वाला कितना नीचे आ गया। ठीक है, तीनों का अलग अलग शिफ्ट आपसे पूछा है। साथ में ये भी बता सकते हैं टोटल लेंथ कितनी बड़ी रॉड में, एरिया भी दिया है, यंग्स मॉडुलस भी दिया है, इनकी ओरिजिनल लेंथ भी दी हुई है, इसके ऊपर मास लटका हुआ है। मास का मतलब वेट और वेट का मतलब फोर्स, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 न्यूटन का फोर्स लग गया। सारे डाटा दिए हुए हैं, आपको खाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं उसको देखते हैं एक बार फिर से। एक मशीन होती है, उसको कहते हैं UTM मशीन। उसमें क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल जो है
मटेरियल साइंस की लैब में होती है। देखा होगा आपने, YouTube वगैरह में, नहीं तो देख सकते हैं। ये हमारी लेंथ है L, इसको गेज भी बोलते हैं। इसकी हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन या यंग्स मॉडुलस व्हाटएवर जो भी है वो हमको चेक करना है। तो क्या करते हैं, हम इसको खींचना शुरू कर देते हैं, एलोंगेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ये फोर्स और डेल्टा L, ठीक है, इसके अंदर ग्राफ प्लॉट कर देता है। मान लीजिए ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया, कितना फोर्स लगाया और कितनी लेंथ में चेंज आया उसका ग्राफ ये बन गया। मशीन अपने आप बना देती है, अब तो सब ऑटोमेटिक होगा। इसी ग्राफ को फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज कर देती है। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में, मान लीजिए वो ग्राफ ये आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये बनाइए, तो फिर क्वेश्चन आता है, ये अपने आप कन्वर्ट कर देंगे। बना लिया, चलिए इससे पहले एक चीज हम लोग और समझते हैं। ये ग्राफ ऐसे गया, उसके बाद ये कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया। किसका ग्राफ है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसको शो कर रही है। इसमें हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ये A है, ये B है, और फिर उसके बाद ये C है, ठीक, ये D है, ये E है। बनाइए ग्राफ बनाइए, फिर ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं। लिख लिया, बना लिया। पॉइंट A represents the Hooke's law, sigma directly proportional to E। पॉइंट A इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हुक्स लॉ। पॉइंट B रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक लिमिट, यानी अभी भी उसने गुंजाइश छोड़ी हुई है कि बेटा अभी भी तुम फोर्स हटा लो तो मैं वापस अपनी जगह पहुंच जाऊं। ठीक है, मैं अपनी शेप को रिगेन कर लूंगा। जो मेरे अंदर तुमने चेंज लाया है मैं उसको वापस खत्म कर दूंगा। पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट सी कहलाता है यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट। इसमें देखिए स्ट्रेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये कुछ देर तक रहता है ऐसा, ठीक है, यील्ड पॉइंट। फिर वो स्ट्रेट लाइन वाला मामला खत्म हो चुका है। फिर पॉइंट डी कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट। क्या कहलाता है? अल्टीमेट पॉइंट।
कि अब इलास्टिक तो ये रही नहीं, इलास्टिक से क्या बन गई है, प्लास्टिक बन गई है, डिफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, जो भी बॉडी है वो डी शेप हो चुकी है, वापस अपनी शेप को रिगेन नहीं कर सकती। और डी क्या बता रहा है, अल्टीमेट पॉइंट आ चुका है कि बस अब अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स और बढ़ाया, ई पॉइंट तक पहुंचे, तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पॉइंट, यहां पे जाकर के वो टूट ही जाएगी। क्लियर हो गई बात? हाँ। तो कोई भी बॉडी है अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है थोड़ी बहुत भी, तो क्या होता है, वो पहले हुक्स लॉ को फॉलो करती है, यहाँ पे फॉलोज हुक्स लॉ, फिर उसके बाद क्या होता है, वो हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देती है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आना बंद हो गई। ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट यील्ड पॉइंट कहलाता है जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना बंद हो गई। ठीक है, ये अल्टीमेट पॉइंट हो गया जिसके आगे ब्रेक होने का पॉइंट आ जाता है। चलिए, इलास्टिक पॉइंट को अलग से बता दिया है, इलास्टिक लिमिट को। ओके, अगर कोई चीज ब्रिटल होती है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल वगैरह है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ी देर तो फोर्स को बर्दाश्त करता है, ऐसे चलता है, और उसके बाद उसका ब्रेक पॉइंट बड़ी जल्दी आया था, थोड़ी सी देर में यहाँ पे ब्रेक हो गया। थोड़ी सी देर में ही उसका ब्रेक पॉइंट आ जाता है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए ग्राफ है, ब्रिटल, जैसे क्रिस्टल वगैरह होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं, एमॉर्फस, उनके लिए होता है। चलिए, अब ये ग्राफ आ गया तो एक छोटी सी चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं, इलास्टिक एनर्जी। फिर से आते हैं वापस अपने इस ग्राफ की तरफ। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल लिया, उसको इलांगेट किया है, खींचा है, तो इसमें हम लोगों को वर्क करना पड़ा, इसमें हम लोगों को वर्क करना पड़ा है। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम जी बेटा। ऑटो कर लीजिए। आप वहीं से अरेंज कर लीजिए ना, उसको घर जाकर कैसे दे दीजिए, तो फिर वेट करिए। ठीक है, वेट करिए फिर 1 घंटा। इलास्टिक एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, वर्क, बोलिए, वर्क और एनर्जी एक ही फॉर्म है। जो हमने वर्क किया इसको एलोंगेट करने में, मान लीजिए स्प्रिंग होती है, मैंने इसको एलोंगेट किया, और कहां तक एलोंगेट किया, इसकी इलास्टिक लिमिट तक किया है, और जैसे ही वो मैं फोर्स हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा,
वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा ना। तो मैंने इस पे वर्क किया तो वो कहाँ गया वर्क, वो इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, रिफॉर्म नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। तो वो वर्क अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, ये रहा, याद आया क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, तो एरिया अंडर द कर्व यही तो वर्क होता है, बोलिए, हैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को ही तो हम एरिया अंडर द वर्क कहते हैं। ये इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डेल्टा एल हो रहा है, उसकी लेंथ इलोंगेट हो रही है, तो यही बस इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको क्या दिया होगा, जो मैं क्वेश्चन बताना चाह रहा था उस वक्त लेकिन रुक गया था, वो यही बताना चाह रहा था कि आपको फोर्स और इलोंगेशन की का ग्राफ दिया होगा और आपसे कहेगा बताइए इलास्टिक एनर्जी कितनी है, तो क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। ये वाली वैल्यू दी हुई होगी, मान लीजिए 5.5 मीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ 100 न्यूटन, तो एरिया बताइए क्या हो गया इसका, जल्दी से, शाबाश। एरिया क्या होता है, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, तो हाफ, बेस कितना है 0.5, लेंथ कितनी है 100, तो कितना आ जाएगा 25 टू 0.5, बोलिए 2.5 नहीं 25 जूल, ये आ गया। हो जाएगा। अच्छा, इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले फॉर्मूले में जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, देखिए कर पाते हैं इलास्टिक एनर्जी को। यहां से करिए, कैसे करेंगे, ये देखिए इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एल। अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दूं और ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और इसको एल से डिवाइड कर दूं और एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला नहीं बन गया, ये स्ट्रेस का बन गया इंटू ए और ये स्ट्रेन का बन गया इंटू एल। तो मुझे बताइए ये सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा है सर, होगा क्या, और ई है, और ए इंटू एल क्या है, अच्छा चलिए ये बताइए, ए इंटू एल क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, सिग्मा ई वी, ये वी क्या है वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या आ गई इलास्टिक एनर्जी, खाली एनर्जी लिख देता हूं, हो गया, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो यहाँ से वॉल्यूम हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या रिलेशन आ गई, स्ट्रेस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करिए, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू पा लीजिए। कोई चीज मुश्किल लगी हो तो बताइए। अच्छा, इसको यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में बदलना जल्दी से, एनर्जी डेंसिटी को यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में बदलो, y इज इक्वल टू क्या था,
सिग्मा अपॉन ई था ना, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? वही यहाँ पे रख दिए, तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन वाई। तो क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन वाई। तो मैं इसका उल्टा भी तो कर सकता हूं कि सिग्मा स्ट्रेस की बजाय स्ट्रेन वाले में बदल लूं, तो स्ट्रेन वाले में जरा बदलिए, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू, इस बार सिग्मा को मैंने चेंज कर दिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई हो जाएगा। तो सिग्मा की जगह मैंने रख दिया E इंटू वाई इंटू ई, तो क्या हो गया? E स्क्वायर वाई। इस वाले फॉर्मूले से सिग्मा की जगह मैंने क्या किया? E इंटू वाई रख दिया ना। इस फॉर्मूले में सिग्मा की जगह E इंटू वाई रखिए, तो E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई। तो किसी भी फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी हुई होगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना होगा। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको स्ट्रेस और यंग मॉडुलस दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं, और स्ट्रेन और यंग मॉडुलस दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू तो सही निकाली थी, लेकिन यहाँ एक गलती कर दी। इसमें भी हाफ आएगा, ठीक है? ये हाफ का फैक्टर यहाँ भी आएगा। ट्राइंगल का एरिया है ना, तो ट्राइंगल के एरिया में क्या आता है? ये तो हो गया मेरा बेस, ये हो गया हाइट, और ये हाफ, तो हाफ का फैक्टर है गया हाफ। भूल गए हम लोग, हाफ लिख लीजिए, हर जगह हाफ आएगा। एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में हाफ आएगा, ये हम लोग भूल गए लगाने। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है? अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इसको